हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके। एक डीसी शंट जनरेटर है तो उसके नेम प्लेट के ऊपर 220 वोल्ट 14 एम्पियर अंकित किया गया है। तो आपको बताना है इस जनरेटर की जो आउटपुट क्षमता है वो कितनी होगी, 5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट या 3.3 किलोवाट। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसको भी निकालना आता है निकाल के जल्दी से बता दीजिए। एक डीसी शंट जनरेटर है, उसमें नेम प्लेट के ऊपर 220 वोल्ट दिया गया है और धारा कितनी देर की है, 14 एम्पियर। तो आपको इसकी पावर बतानी है, आउटपुट क्षमता। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर होगा, यानी हमेशा आपको याद रखना है जो डीसी जनरेटर होता है उसके आउटपुट को किस में व्यक्त किया जाता है, किलो वाट में। तो किलोवाट किसका होता है, पावर की, यानी P बराबर में इसका सूत्र होता है VI, यानी वोल्टेज 220 दे रखा है, I कितना दे रखा है, 14 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3080 वाट आ गया। तो अगर हमें इसको किलो वाट में चेंज करना है तो हम 1000 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये आ गया 3.08, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.08 किलो वाट। यानी इसके लगभग कौन सा आंसर है इसका, यानी 3.3 तो बहुत ज़्यादा हो गया, और 3 जो किलो वाट है यानी सी आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल समीप है इसके, यानी नज़दीक है ये आंसर, तो इसी को करेंगे। अगर यहाँ पे 3.2 होता तो हम इसका आंसर कर देते डी, यानी 3.2 है वो इसके करीब है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 किलोवाट। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक 500 ओम का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध 50 वोल्ट की पर्दाई के साथ जोड़ा गया है, तो आपको धारा का मान बताना है मिली एम्पियर में। जल्दी से निकाल के बता दीजिए, जिस भी कैंडिडेट को निकालना आता है। मिली एम्पियर में किस प्रकार से निकाल पाओगे आप। 500 ओम का एक रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, तो उसको 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, तो आपको बताना है धारा का मान, यानी I बराबर कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए जिसको भी निकालना आता है। हाँ तो दोस्तों इसका सूत्र होता है I बराबर में V/R। तो V कितना देर का है, 50 वोल्ट, R कितना देर का है, 500, 1 0 से 1 0 काटा, 5 में 50 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1। समझ में आ गया होगा आपको, यानी पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक 0 अवेलेबल हो गया, और फिर हम 50 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 0.1 एम्पियर हो गया। अगर हम इसको मिली एम्पियर में बदलेंगे तो मिली एम्पियर में 0.1 इंटू 1000 करेंगे, गुना करेंगे 0.1 को 1000 से, तो इसका मतलब 1 0 तो इसके अंदर कट गई और बाकी की ये 2 0 और आ जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 100 मिली एम्पियर। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ध्यान से देख लीजिएगा या बाद में आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। 100 मिली एम्पियर यानी सी आंसर होगा दोस्तों इसका। मिली एम्पियर में कोई संख्या को बदलते हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर होता उसको मिली एम्पियर में बदलते तो 1000 मिली एम्पियर हो जाता इसका, यानी 0.1 है तो इसका मतलब 1 0 कट गई, यानी 100 मिली एम्पियर इसका आंसर बच गया। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है, या 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर कितना होता है। अगर हम इस लैंग्वेज में बात करें तो जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 3 फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर लगभग कितना माना जाता है, इकाई या 0.8 पश्चगामी या 0.8 अग्रगामी या 0। पश्चगामी का मतलब होता है दोस्तों पिछड़ा हुआ, अग्रगामी का मतलब होता है आगे की ओर हमेशा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, यानी ये DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम से पूछा जाता है जो इलेक्ट्रिशियन बेस पे वैकेंसी आती है, यानी इसका आंसर होगा बी। 0.8 हमेशा पश्चगामी होता है, पिछड़ा हुआ।
अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्रेरण मोटर की गति की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। अगर कोई एक इंडक्शन मोटर होती है तो उसकी अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है कितनी हो सकती है एक इंडक्शन मोटर की। 3000 राउंड प्रति मिनट, या 1500 राउंड प्रति मिनट, या 1450 राउंड प्रति मिनट, या 975 राउंड प्रति मिनट। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर आता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक इंडक्शन मोटर की अधिकतम स्पीड हो सकती है 3000 राउंड प्रति मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। प्रेरण मोटर की जो दक्षता होती है वो लगभग कितनी होती है, या जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी दक्षता लगभग कितनी मानी जाती है। 50 से 60%, या 80 से 90%, या 30 से 40%, या 100%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लगभग 80 से 90% के बीच में मानी जाती है एक इंडक्शन मोटर की दक्षता को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। शेडेड पोल जो मोटर होती है उसका पावर फैक्टर लगभग कितना होता है, या किस प्रकार का होता है। शेडेड पोल या शेडेड ध्रुव मोटर बोल सकते हैं, पोल को ध्रुव भी बोला जाता है। तो उस मोटर में शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर किस प्रकार का होता है। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। अग्रगामी होता है, या पश्चगामी, या इकाई, या उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, हमेशा पिछड़ा हुआ होता है पश्चगामी। आपको याद रखना है, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। रिपल्शन मोटर के दोष जिसके कारण यह सामान्य रूप से अधिकतम प्रयोग नहीं की जाती है। क्या कारण होता है रिपल्शन मोटर का उपयोग अधिकतम नहीं किया जाता है। इसमें क्या कमियां होती है ये आपको बताना है। बार के साथ क्या यह परिवर्तित गति करती है, या गति में परिवर्तन करती है लोड के साथ साथ, या जो निम्न शक्ति गुणांक होता है वो होता है इसके अंदर, या ब्रूसों पर चिंगारियां उत्पन्न होती है, या उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिपल्शन मोटर के दोष जिसके कारण यह सामान्य रूप से अधिकतम प्रयोग नहीं की जाती, यानी क्या कारण होता है इसका उपयोग नहीं करने का। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। एक तो इसका जो बार के साथ साथ इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, यानी इसकी गति फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। एक इसका जो पावर फैक्टर होता है वो निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। एक इसके ब्रूस होते हैं, उनके ऊपर चिंगारियाँ उत्पन्न होती रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी मानी जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है। 8 से 9%, 7 से 8%, 5 से 35% के बीच में, या 100%। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 5% से लगभग 35% के बीच में मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सामान्य रूप से ताप शक्ति जो संयंत्र होते हैं उनमें टरबाइन की गति कितनी होनी है, या कितनी होनी चाहिए। कौन सा आंसर होगा। यानी सामान्य रूप से बात की गई है, जो ताप शक्ति संयंत्र होते हैं या जो थर्मल के अंदर जो टरबाइन्स लगी होती है उनकी गति कितनी होनी चाहिए। या थर्मल पावर प्लांट मान लीजिए, या तापीय जो शक्ति संयंत्र होते हैं उनके अंदर जो टरबाइन्स यूज़ की जाती है उनकी गति लगभग कितनी होती है। 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम, या 1000 आरपीएम, या 750 आरपीएम। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लगभग 3000 आरपीएम होती है इन टरबाइन्स की गति। अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है। अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर, या फ्रिक्वेंसी पर, या लोड धारा पर, या म्यूचुअल फ्लक्स पर। कौन सा आंसर होगा। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है।
जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर। जितने कैंडिडेट्स को यह टेस्ट अच्छा लग रहा है इसको लाइक कर दीजिए और अंत में शेयर ज़रूर करना अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लोड धारा के ऊपर निर्भर करता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी जो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो लोड धारा पर, यानी उसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है उसका करंट किस प्रकार का और कितनी करंट ले रहा है उसी के ऊपर निर्भर करता है जो फ्लक्स लीकेज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज पर ओपन सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कॉपर हानियां ज्ञात करने के लिए की जाती है, या लोहे हानियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या संपूर्ण हानियां होती है उनको ज्ञात करने के लिए, या इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उनको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है। जो ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज पर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोहे हानियों को ज्ञात करने के लिए हमेशा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके रेटेड वोल्टेज के ऊपर ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सीटी तथा पीटी जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के संयोजित होते हैं, यानी उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है परिपथ के अंदर, ये पूछा गया है। समांतर और श्रेणी में, यानी क्रमशः लगा लेना है यहाँ पे। क्रमशः का मतलब होता है जैसे मान लो सीटी पहले दे रखा है तो इसका आंसर भी पहले ही होगा, और पीटी बाद में दे रखा है तो इसका आंसर बाद वाला होगा, यानी अगला। तो यही होता है मतलब क्रमशः का। तो आपको बताना है सीटी तथा पीटी होता है उनको विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, समांतर श्रेणी क्रम में, या समांतर समांतर में, या श्रेणी समांतर में, या किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं इनको। सीटी का मतलब हो गया करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्रेणी में। सीटी को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। एचआरसी फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा किसमें मिलती है, शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है, या ओवरलोड होने पर प्राप्त होती है, या रिवर्स धारा प्रवाहित होने पर प्राप्त होती है, या ओपन सर्किट दोष होने पर प्राप्त होती है। कौन सा आंसर होगा। एचआरसी का मतलब होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी ये फ्यूज होता है एचआरसी, ये भी सुरक्षा युक्ति होती है। तो आपको बताना है जो एचआरसी फ्यूज होता है उस वो लगा हुआ है तो हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा किस में होगी। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शॉर्ट सर्किट दोष होने पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा एचआरसी फ्यूज के द्वारा ही मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाने के ऊपर जो लाइन की धारिता होती है या कैपेसिटेंस होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है या बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाने के ऊपर लाइन की जो धारिता होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हमेशा बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है, यानी प्लस होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मोटर वाइंडिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, मोटर की हॉर्स पावर रेटिंग को देख के। हॉर्स पावर का मतलब हो गया अश्व शक्ति, HP बोलते हैं हम जिसको। 1 HP बराबर कितने वाट होता है, मीट्रिक प्रणाली में 735.5 वाट और ब्रिटिश प्रणाली में 746 वाट। और या तापवर्धी के स्तर पर, या अति धारा से उपलब्ध सुरक्षा के ऊपर, या ओवर करंट प्रोटेक्शन अवेलेबल बोल सकते हैं इसको, या कंट्रोलर के साइज को देखकर। कौन सा आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मोटर वाइंडिंग के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग सामग्रियां जो उपयोग में ली जाती है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, या उनको किस प्रकार से चुना जाता है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में।
हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तापवर्धी को देखकर, यानी तापवर्धी का जो स्तर होता है उसको देखकर, यानी इस प्रकार की जो मोटरें होती है उनके अंदर तापमान कितना बढ़ सकता है उसी प्रकार से या उसी ग्रेड के हिसाब से इंसुलेटिंग मटेरियल का चयन किया जाता है। यानी इंसुलेटिंग जो मटेरियल होते हैं उनको भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है डिग्री के अनुसार, वो कितना तापमान सहन कर सकते हैं।